हेलो बच्चों, नमस्कार। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोविड-19 जो एक वैश्विक महामारी है, ये पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लिया है। दुनिया के एक से एक ताकतवर देश, जैसे मान लीजिए अमेरिका है, फ्रांस है, जापान है, इनको अपने मुट्ठी में कैद कर लिया है। तो जो अन्य ताकतवर देश नहीं है, उनकी हालत क्या हो सकती है। लेकिन भारत ने इस समय जो अपनी ताकत दिखाई है, हालांकि भारत एक ताकतवर देश नहीं है, फिर भी ताकतवर देश बनने की श्रेणी में है। लेकिन इस समय जो भारत की ताकत दिखाई दे रही है, कोविड-19 के चलते दुनिया के सभी देश इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो इसी के चलते माना कि हमारे जो बीच है आसपास जो है नकारात्मक माहौल है, ऐसे में इतना भी नकारात्मक माहौल नहीं है। बहुत सी ऐसी चीजें सकारात्मक चीजें हैं जिनसे हम सीख सकते हैं। अपने घरों में शांत रूप से बैठे रहिए, अपने घरों में एकांत बैठे रहिए। ये ऐसा समय है, अपने आप को पहचानने का समय है, अपनी स्मरण शक्ति बढ़ाने का समय है, अपनी कैपेसिटी बढ़ाने का समय है, अपनी पढ़ाई को जारी रखने का समय है। हालांकि इस समय लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, सरकार ने जो है 3 मई तक जो है लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। तो ऐसे में हम अपने घरों से तभी बाहर निकलें जब किसी जरूरत हो, कोई इमरजेंसी हो, तभी हम अपने घरों से बाहर निकलें। अन्यथा जितनी भी संभव कोशिश हो सके हम अपने घरों में ही रहें। तो हम अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए आज हम जो है हिंदी का जो चैप्टर है, हिंदी व्याकरण का एक जो है संधि है, संधि को लेकर के आज हम जो है चर्चा करने जा रहे हैं। संधि देखिए, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग। हालांकि ये शब्द हिंदी का शब्द है। ये शब्द जो है अन्य भाषाओं में मिलते हैं। जैसे अगर बात करेंगे विज्ञान में, तो विज्ञान में भी संधियां आती है, जैसे कब्जा संधि है, अचल संधि है, लेकिन वो दूसरा सब्जेक्ट है। अब हम बात करते हैं संधि। अब संधि किसे कहते हैं? सबसे पहले आप संधि की परिभाषा समझ लीजिए। संधि की परिभाषा देखिए, अब बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो संधि, अभी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो संधि शब्द में पहली बार सुन रहे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इस संधि के बारे में पढ़ चुके होंगे। अगर पढ़ चुके होंगे तो उनका जो है रिवीजन हो जाएगा, जो लोग नहीं पढ़े होंगे उनकी एक शुरुआत मानी जा सकती है। तो संधि क्या है बताते हैं आपको। देखिए, संधि दो शब्दों या दो पदों के मिलने से, दो शब्दों या दो पदों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। या यूं समझ लीजिए कि जब दो शब्द या दो पद आपस में मिलते हैं तो शब्द का जो पहला पद होता है उसका अंतिम अक्षर और जो दूसरा पद होता है उसके पहले अक्षर, इन दोनों अक्षरों के मिलाने से जो परिवर्तन, जो विकार का मतलब होता है चेंजिंग, जो विकार होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए विद्या प्लस अर्थी। देखिए, विद्या धन अर्थी, यहां पर दो शब्द हैं। दो शब्द मानिए या इसको दो पद मानिए। एक शब्द विद्या है और एक शब्द अर्थी है। अब इन दोनों शब्दों को मिलाने से जो परिवर्तन होगा, जो विकार होगा, उसे हम संधि की श्रेणी में रखते हैं। अब देखिए, विद्या का जो पहला जो लास्ट में जो उच्चारण हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है अब प्लस, यहाँ पर जो दूसरे शब्द का पहला अक्षर है ये अ है। अब इन दोनों के मिलने से जो परिवर्तन होगा, अभी इसकी जो नियम है हम आगे पढ़ाएंगे। अब ये दोनों मिलने से आ बन जाते हैं। अब
अब जब इन दोनों को हम आपस में मिलाएंगे तो क्या परिवर्तन होगा, यानी यहाँ का जो आ का उच्चारण हो रहा है और यहाँ के जो पहले अक्षर शब्द का जो है, ये पहले अक्षर का जो है ये अ का उच्चारण हो रहा है। अब जैसे ही हमने दोनों को मिलाया तो आ का उच्चारण हो रहा है, यानी यह आ और यह अ दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, आ बन जाएंगे। यानी इस प्रकार से हम लिख सकते हैं विद्यार्थी, विद्यार्थी। तो ये संधि के अनुसार ये चीजें आ रही हैं। अब इसके बाद चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। संधियां कितने प्रकार की होती हैं? जिस प्रकार से आपने संधि पढ़ा है उसी प्रकार से संधियों के अन्य प्रकार हैं। तो अब हम चर्चा करते हैं। तो अभी हमने देखा कि संधि की परिभाषा, संधि किसे कहते हैं, उसको एग्जाम्पल के आधार पर मैंने संधि के बारे में बताया। अब हम बता रहे हैं संधि के भेद, संधि के भेद यानी प्रकार, संधि के प्रकार, काइंड्स ऑफ ज्वाइनिंग। संधियां 3 प्रकार की होती हैं मुख्य रूप से। संधियां 3 प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। पहली संधि क्या है? पहली संधि है स्वर संधि, स्वर संधि। और दूसरी संधि है ये आपका है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और तीसरी संधि आती है विसर्ग संधि आती है, विसर्ग संधि। देखिए ये संधियां 3 प्रकार की होती हैं। अब जो स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, इन संधियों के भी अलग अलग प्रकार होंगे। तो सब चर्चा करते हैं हम स्वर संधि की। स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के प्रकार। जैसे आपने पढ़ा कि संधियां अभी 3 प्रकार की हो रही हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक इन संधियों के भी अलग अलग प्रकार होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर संधि। अब स्वर संधि के कौन कौन से प्रकार हैं? स्वर संधियां 5 प्रकार की होती हैं। ये दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है, अयान संधि है। तो हालांकि के प्रकार को हम न लिखते हुए जो डिटेल से चर्चा करते हैं, सबसे पहली जो इसकी जो पहली संधि है दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि। स्वर संधि का जो पहला प्रकार है दीर्घ संधि है। अब हम पांचों का नाम न लिखते हुए बारी बारी से एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ते जा रहे हैं, पांचों के बारे में। तो जो स्वर संधि का जो पहला प्रकार है दीर्घ संधि है। अब दीर्घ संधि की क्या परिभाषा है, क्या लक्षण है, क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं इसको हम। जब ह्रस्व, ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ, जैसे अ, ई, उ, ऋषि। जब ह्रस्व या दीर्घ जैसे अ, ई, उ, ऋषि का समान स्वर आने पर, समान स्वर आते हैं तो इनका दीर्घ हो जाता है, इनका दीर्घ हो जाता है। तो हम स्वर संधि के बारे में पढ़ रहे हैं। स्वर संधियां मतलब ये है जब 2 स्वरों के आपस में मिलने पे जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। तो हालांकि चर्चा कर रहे हैं दीर्घ संधि के बारे में। यहाँ लिखा है ह्रस्व या दीर्घ। अब सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं ह्रस्व या दीर्घ क्या होता है। बहुत से ऐसे छात्र होंगे जो ह्रस्व या दीर्घ का मतलब नहीं समझ पा रहे होंगे। तो सबसे पहले हम ह्रस्व या दीर्घ का मतलब समझते हैं। ये ह्रस्व क्या है, दीर्घ क्या है, आप साधारण बातों में समझ लीजिए। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो यहाँ देखिए, अगर मानते हैं इसको ये ह्रस्व है और ये दीर्घ है तो क्या होता है, अगर मान लीजिए अ है तो अ का जो ये आपका जो
अ का जो दीर्घ होता है आ होता है। इसी प्रकार से छोटी ई है तो इसका क्या हो जाता है, बड़ी हो जाता है। छोटा ऊ है तो इसका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये ऋषि है तो इसका यह बन जाता है, यहां से हो जाता है। तो इनका जो है ये ह्रस्व है दीर्घ है, इन दोनों में से चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, अगर इन दोनों में से अगले पद में भी यही वर्ण आते हैं तो इन जब इन दोनों को मिलाते हैं तो इनका दीर्घ बन जाता है, मतलब ये वाली लाइन हो जाती है। तो दीर्घ संधियां, अब इसके हम कुछ उदाहरण समझते हैं। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि परिभाषा हमने देख लिया। अब इससे कुछ हम उदाहरण समझते हैं। जैसे अगर सबसे पहले हम आ को लेकर चलते हैं, जो दीर्घ आ बन रहा है, आ के रूप में का उच्चारण है। जैसे मान लीजिए ये राम धन अयन, राम धन अयन। अब इसमें क्या परिवर्तन होगा, जो पहला शब्द राम है और दूसरा शब्द अयन है, पहले शब्द का जो अंतिम अक्षर राम, यानी इसके कहने में लास्ट में अ का उच्चारण हो रहा है, यानी अ प्लस, और जो दूसरा शब्द है इसका भी पहला अक्षर अ है, यानी दोनों ये स्वर हो गए। हम स्वर संधि के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो जो दो स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन होगा वो स्वर संधियों के ही प्रकार माने जाएंगे। तो जैसे पहले शब्द का ये अ है, इसका भी अ है, दोनों के मिलने से हमने बताया आपको, यदि दोनों अगर ह्रस्व मिलते हैं यानी अ मिलते हैं तो भी आप, दोनों अगर आ मिलते हैं तो भी आप, अगर ह्रस्व और दीर्घ मिलते हैं तो भी आप, यानी हर कंडीशन में दीर्घ। इसका एक सूत्र होता है, संस्कृत में पढ़ेंगे अपसवर्णे दीर्घ, यानी हर हाल में ये बड़ा होगा, हर हाल में इसे दीर्घ मानेंगे। तो अ प्लस अ यानी इसका जो दीर्घ होगा अभी हमने ह्रस्व और दीर्घ के बारे में आपको बता दिया है कि ह्रस्व क्या है दीर्घ क्या है। अब देखिए, यानी इसको अगर हम संधि के रूप में अगर बनाते हैं तो अ प्लस अ दोनों मिलके आ बन गए, यानी यहाँ का जो उच्चारण अ हो रहा है और ये शुरू वाला जो अ है ये दोनों को मिला करके हमने आ कर दिया, यानी हमने बना दिया रा। अब यहाँ अ और यह दोनों हट रहे हैं और इसके स्थान पर आ का मात्रा हो रहा है, यानी ये आ हो गया, रामायण बोलते हैं। कहीं कहीं रामायण लिखा होता है लेकिन इसका सही शब्द है रामायण। अब देखिए रामायण की चर्चा हो गई है, रामायण शब्द मेरे सामने आ गया है। इस समय जो है दूरदर्शन पर रामायण धारावाहिक खूब जो है धमाल मचा दिया है, बच्चे जो है इसका जो है आनंद ले रहे हैं। जब हम लोग कभी बचपन में होते थे, जब करीब कोई 7-8 साल या होते थे, तो इसी सीरियल को देखने के लिए हम लोग कोसों दूर की यात्रा कर लेते थे। लेकिन आज वो व्यवस्था आपके घर में है, जिनके यहाँ दूरदर्शन है वो दूरदर्शन मतलब रामायण को उसका आनंद ले रहे हैं। तो देखिए रामायण, तो ये दीर्घ संधि का जो है उदाहरण है। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए देव, देव प्लस आलय। देखिए यहाँ देखिए देव, यहाँ भी अ का उच्चारण हो रहा है और शुरू में यहाँ पर आ बन रहा है। तो देखिए यहाँ हमने देखा कि दोनों ह्रस्व हैं, यानी दोनों छोटे हैं, अ तो भी आ, और यहाँ एक छोटा है एक बड़ा है तो भी आ, और दोनों बड़ा रहेंगे तो भी आ, यानी हर कंडीशन में आ। तो देव यानी अ प्लस आ दोनों मिल करके आ बन जाएंगे, यानी हो गया देवालय, देवालय। इसी प्रकार से देखिए हिम, हिम प्लस आलय। देखिए हिम यानी लास्ट में अ और इसका आ, तो अ प्लस आ दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, हिमालय, हिमालय। तो ये आ के रूप में था। अब हम चर्चा करते हैं ई के रूप में। ई के रूप में कैसे होते हैं, तो अब हम बात करते हैं जो ई का, इसके रूप में क्या उच्चारण होता है, क्या मतलब इसके उदाहरण है। तो यहाँ पर फिर हम देखेंगे ये छोटी और फिर अगर छोटी मिलते हैं, ये छोटी प्लस छोटी तो ये बड़ी बनेगा, इसका दीर्घ बन जाएगा। अगर एक छोटी है और एक बड़ी है तो भी बड़ी,
और अगर दोनों बड़ी है तो भी बड़ी। देखिए यानी हर हाल में इनका दीर्घ बनता है। तो इसके आधार पर अगर ये तो समझिए आपके लिए फार्मूला है, एक सूत्र बन गया है। तो जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, कपि धन ईस। देखिए कपि धन ईस, यहाँ पर जो कपि यानी छोटी का उच्चारण हुआ, छोटी का मात्रा लगा हुआ है, यानी छोटी है और यहाँ पर देख रहे हैं बड़ी है। तो एक छोटी और एक बड़ी, तो हर हाल में बड़ी, यानी बड़ी का मात्रा हम लगाएंगे, यानी कपीस हो जाएगा, कपीस हो जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, रजनी, रजनी प्लस ईस हो जाएगा। देखिए रजनी प्लस ईस, रजनी यानी इसका जो लास्ट में है ये भी बड़ी है और ये भी बड़ी है, तो बड़ी बड़ी तो भी बड़ी बनेगा, यानी इसका हो गया रजनीश, रजनीश हो जाएगा। तो ये रहा है आपका जो ई के रूप में। अब बात करते हैं बड़ा उ जो होता है। देखिए इसके बारे में उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए लिख लिया भान, भान प्लस उदय, उदय। अब जो इसके फार्मूले बनेंगे, अगर छोटा उ, यहाँ देख लीजिए, अगर छोटा उ है और फिर छोटा उ आ रहा है तो दोनों बड़ा उ बनेगा। अगर एक बड़ा उ है और एक छोटा उ है तो भी बड़ा उ बनेगा। अगर दोनों बड़ा उ है तो भी समझिए बड़ा उ बनेगा, यानी हर हाल में दीर्घ बनेगा, अतः समानी दीर्घ, यानी इसका हो जाएगा भा। देखिए जो यहाँ तो लास्ट में बड़ा उ है ही है और एक छोटा उ है, यानी बड़ा उ और छोटा उ क्या बन गया इसका, बड़ा उ, यानी भानुदय बन गया, भानुदय। यानी यहाँ से और ये दोनों मिलकर के बड़े उ का मात्रा में भानुदय हो गया। तो इस प्रकार से जो है ये आपके जो स्वर संधि का जो पहला प्रकार था दीर्घ संधि, आज ये हमारा चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। फिर कल जो है अगला जो चैप्टर होगा यानी स्वर संधि के बाद, अभी स्वर संधि का हमने जो है दीर्घ संधि पढ़ाया है, इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुण संधि पर। तो गुण संधि की क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में आप सब बहुत पढ़ के आइएगा भी, कुछ आपसे चर्चा भी करेंगे, कुछ आपसे पूछेंगे भी। तब तक के लिए आप ये चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।